नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा, सह आचार्य इतिहास, राजकीय कन्या महाविद्यालय सिकंदरा दौसा। दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास के क्रम में आज हम सैयद वंश के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि किस प्रकार फिरोज़ बिन तुगलक की मृत्यु के साथ तुगलक वंश पतन की ओर चल पड़ा था। फिरोज बिन रजब की मृत्यु के उपरांत कुछ अयोग्य उत्तराधिकारी तुगलक वंश के हुए, लेकिन उनका कोई विशेष इतिहास में स्थान नहीं है। जैसे देखा जाए तो फिरोज बिन रजब का निकटतम उत्तराधिकारी उसका पौत्र तुगलक शाह था, और तुगलक वंश का जो अंतिम सुल्तान कहलाता है वो नासिरुद्दीन महमूद कहलाता है। उससे पूर्व में बारी बारी से थोड़े थोड़े समय के लिए कुछ सुल्तान बने जिनके नाम थे अबू बकर, मोहम्मद तथा हुमायूं। लेकिन ये सभी अयोग्य उत्तराधिकारी जो सरदार होते थे उनके हाथों की कठपुतली मात्र बन चुके थे। असली सत्ता की बागडोर सरदारों के प्रमुख नेता के हाथ में हुआ करती थी। इनके समय में दिल्ली की सीमाएं संकुचित यानी बहुत छोटी होती जा रही थी। सभी जगह पर मुस्लिम सूबेदार और हिंदू नायक सल्तनत की प्रभुता को चुनौती दे रहे थे। जैसे मलिक उशरफ ने जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी थी, इसी प्रकार गुजरात, मालवा और खानदेश स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों के रूप में स्थापित हो चुके थे। दक्षिणी भारत तो पहले ही मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सल्तनत से अलग हो गया था, और बाद में किसी भी सल्तनतकालीन शासक में इतना पराक्रम और साहस नहीं था कि वह दक्षिण भारत विजय का वापस सोच सकता। इस पतनशील तुगलक वंश को एक किसी झटके की आवश्यकता थी, और वह झटका तैमूर के आक्रमण के रूप में लगा। 1398 ईस्वी में तैमूर के पौत्र पीर मोहम्मद ने मुल्तान का क्षेत्र जीत लिया और तैमूर को आमंत्रित किया कि वो भारतीय क्षेत्र अभी कमज़ोर हाथों में है और अभी अवसर है कि भारतीय क्षेत्रों पर आक्रमण करके जीत हासिल की जा सकती है। 1398 ईस्वी में तैमूर विशाल सेना लेकर समरकंद से चला। तत्कालीन सुल्तान महमूद ने दिल्ली के निकट उसका प्रतिरोध किया। मल्लू इकबाल सेनापति थे जिनकी सहायता से, लेकिन यह उसका प्रतिरोध असफल हुआ। पराजित होकर महमूद भागकर गुजरात चला गया और दिल्ली को हमलावर या आक्रांता की दया पर छोड़ दिया। दिल्ली, मेरठ, हरिद्वार तथा कांगड़ा जो तत्कालीन समृद्ध नगर होते थे, बहुत ही संपन्न नगर थे, उनको लूटा गया आक्रांताओं के द्वारा, और इस समय कई हजार निर्दोष नागरिक भी मारे गए। इससे पूर्व में किसी भी विजेता द्वारा भारत पर आक्रमण में इतना अधिक नुकसान एक बार में कभी भी नहीं हुआ था। यह आक्रमण भारतीय क्षेत्रों, नागरिकों, जनहानि और धन हानि और संस्कृति को आघात लगाने वाला था। इस समय खिज़्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त कर लूट की अपार संपत्ति के साथ तैमूर 19 मार्च 1899 ईस्वी को वापस लौट गया। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत का नवीन सुल्तान खिज़्र खां के रूप में सामने आया, जिसने जो सैयद वंश का संस्थापक या सैयद वंश का प्रथम शासक कहा जा सकता है। 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना होती है। तुगलक वंश के अंतिम सुल्तान महमूद की मृत्यु हो गई और उसके ऊपर सरदारों ने दौलत खां लोधी को सुल्तान घोषित कर दिया था, परंतु 1414 ईस्वी में खिज़्र खां ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और दौलत खां लोधी को बंदी बनाकर हिसार फिरोजा भेज दिया। खिज़्र खां ने स्वयं सुल्तान के रूप में शासन नहीं किया। उसने ये कहा कि वो तैमूर का जो चौथा पुत्र है शाहरुख, उसके प्रतिनिधि के रूप में शासन कर रहा है, और यह कहा भी जाता है कि वो कर की एक बड़ी धनराशि कर के रूप में या नियमित कर के रूप में वहाँ पर
तैमूर के पुत्र शाहरुख को भेजा करता था। खिज़र खां के बारे में यह है कि वो एक असफल सुल्तान साबित हुआ। उसने अपने शासनकाल में कोई महत्वपूर्ण सफलता हासिल नहीं की। इटावा, कतेहर, कन्नौज, पटियाली और काम्पिल को जीतने का उसने प्रयास किया, किंतु अधिक सफलता नहीं मिल पाई। प्रधानमंत्री ताजुल मुल्क ने राज्य में चारों ओर फैली अव्यवस्था को समाप्त करने में खिज़र खां का हालांकि भरपूर सहयोग किया। जौनपुर जैसे तथा गुजरात जैसे राज्यों को जीतने का प्रयास किया, दिल्ली पर अधिकार करने का प्रयास किया, परंतु वह असफल रहे। दोआब, मेवात तथा पंजाब में भी बराबर उपद्रव होते रहे और सुल्तान को राजस्व वसूलने के लिए सैनिक अभियानों का सहारा लेना पड़ता था। इससे ही पता लगता है कि राजस्व नियमित रूप से नहीं आ पाता था और उसको वसूलने के लिए राज्य को खुद, सुल्तान को खुद सैनिक यात्राएं करनी पड़ती थी। तो ये एक उस समय की विशेष परिस्थिति को दर्शाता है। 20 मई 1421 ईस्वी में खिज़र खां की मृत्यु हो जाती है और खिज़र खां की मृत्यु के बाद जो नवीन सुल्तान दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर आसीन होता है उसका नाम है मुबारक शाह। मुबारक शाह 1421 ईस्वी से 1434 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहता है। खिज़र खां ने ही अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उत्तराधिकारी के रूप में मुबारक को अपना उत्तराधिकार घोषित कर दिया था। नायब ए अमीरुल मोमिनीन की उपाधि मुबारक शाह के द्वारा धारण की गई थी। धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और स्वयं को एक धार्मिक प्रतिनिधि के रूप में साबित करना चाहता था। अपने पिता की भांति उसे भी विद्रोह का दमन तथा राजस्व वसूलने के लिए नियमित सैनिक यात्राएं करनी पड़ती थी। यानी परिस्थितियों में कोई विशेष सुधार मुबारक शाह के समय में भी नहीं होता है। वह भटिंडा तथा दोआब के विद्रोह को दबाने में तो सफल होता है, परंतु खोखर लोगों को उचित दंड नहीं दे पाता है। तारीख़े मुबारक शाही नामक ग्रंथ इसी सुल्तान के शासनकाल में याह्या बिन अहमद सरहिंदी द्वारा लिखा गया है। 1934 ईस्वी में यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद नगर की इसने स्थापना की थी और उसके अधीक्षण के समय ही जो उसका वजीर था, वो असंतुष्ट वजीर था, सरवर उल मुल्क ने उसकी हत्या कर दी थी। फरिश्ता नामक लेखक ने मुबारक शाह के लिए कहा है कि वह एक प्रशंसनीय राजकुमार था और उसमें अनेक प्रशंसनीय गुण थे। यह परीक्षा में पूछ लिया जाता है, विभिन्न परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न आता है, इस कोटेशन से संबंधित, तो इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। सामान्यतः पूछा जाता है कि वह एक प्रशंसनीय राजकुमार था और उसमें अनेक प्रशंसनीय गुण थे, मुबारक शाह के लिए किसके द्वारा कहा गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि फरिश्ता के द्वारा इस प्रकार की बात कही गई थी। मुबारक शाह के बाद नया सुल्तान मोहम्मद शाह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है, जिसका कार्यकाल 1434 ईस्वी से 1445 ईस्वी तक माना जाता है। यह अपने पूर्व के सुल्तानों से भी दुर्बल और अयोग्य साबित होता है। वजीर सरवर उल मुल्क राजशक्ति को अपने हाथों में केंद्रित रखना चाहता था, क्योंकि उसने ही मुबारक शाह की हत्या की थी और राजकीय पदों पर इसी दृष्टि से उसने अपने समर्थकों को नियुक्त किया था। बल्कि मुबारक शाह की हत्या में भाग लेने वाले व्यक्तियों को उसने पुरस्कृत भी किया था। जौनपुर के इब्राहिम शाह शर्की ने सल्तनत के पूर्वी भाग पर आक्रमण किया और कई परगनों पर इस समय अधिकार कर लिया। बहलोल लोदी, जिसने मालवा के शासक से दिल्ली की रक्षा की थी, वह खुद भी दिल्ली पर अधिकार करने की महत्वाकांक्षा रखता था और इसी दृष्टि से बहलोल लोदी ने भारी भरकम सेना के साथ दिल्ली पर आक्रमण भी किया, परंतु वह असफल रहा। दिल्ली सल्तनत में कार्य प्रतिदिन अव्यवस्थित होते जा रहे थे, यानी अव्यवस्था का आलम हो चुका था और हालात ये हो गए थे कि दिल्ली से 20 कोस पर भी जो सरदार थे वो भी इस लड़खड़ाते हुए साम्राज्य को स्वीकारने में आनाकानी करने लगे थे। यानी अब दिल्ली सल्तनत की अधीनता में कोई सरदार नहीं रहना चाहता था और सब स्वयं की स्वतंत्रता घोषित करते जा रहे थे। 1445 ईस्वी में
सुल्तान मोहम्मद शाह की मृत्यु के उपरांत अलाउद्दीन आलम शाह नवीन सुल्तान बनते हैं और वह 1451 ईस्वी तक दिल्ली का राज शासन बहलोल लोदी को सौंपकर अपने प्रिय स्थान बदायूं चला जाता है। यानी अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम सुल्तान है और यह स्वयं अपनी इच्छा से बहलोल लोदी को 1451 ईस्वी में अपना शासन सौंप देता है और खुद बदायूं जो उसका प्रिय स्थान है वहाँ जाकर अपना बाकी का जीवन व्यतीत करता है। यह कहा जाता है कि उसने अपना शेष जीवन विलासिता में व्यतीत किया और वो जिस प्रवृत्ति का व्यक्ति था उसे सुल्तान का पद छोड़ने का भी कोई गम नहीं था। इस प्रकार 1451 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सैयद वंश की समाप्ति हो जाती है और एक नवीन वंश का प्रारंभ होता है जिसे लोदी वंश के नाम से दिल्ली सल्तनत के इतिहास में आगे जाना जाता है। धन्यवाद।